हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बेसिकली संख्याओं की जो संक्रियाएं होती हैं उन पर आधारित जो है पूरा चैप्टर होता है। और आपकी पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी ये, क्योंकि इससे 2 या 3 सवाल जो है हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो संख्याएं, ठीक है, संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से केवल जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वही महत्वपूर्ण, तो हम इन्हीं को देखेंगे। लेकिन आपको हम ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं बेसिकली ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अब शब्द निकल के आएगी संख्या रेखा, तो ये नंबर लाइन होती क्या है? तो ये एक संख्या, एक रेखा होगी। ठीक है, इसका एक मूल होता है, मूल को बोलते हैं शून्य। हमेशा अगर पूछा जाए कि संख्या रेखा का मूल क्या होता है तो वो शून्य होता है। शून्य की जो दाहिनी तरफ संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे +1, +2, +3। ठीक है, और संख्या रेखा के जो बाईं तरफ संख्याएं होती हैं वो होती है निगेटिव, -1, और आपके उसके बाद -2, -3। ठीक है, ये कहाँ तक चलेंगी? तो इधर इनफाइनाइट तक, इधर इनफाइनाइट तक। ठीक, दोनों तरफ इनफाइनाइट तक। लेकिन कहीं पर भी इसी के अंदर आपको जो है फ्रैक्शंस भी मिल जाएंगे, इंटीजर्स भी मिलेंगी। आपको शून्य तो मिलेगा ही, निगेटिव भी होंगी, धनात्मक भी होंगी, आपको होल नंबर्स मिलेंगे, नेचुरल नंबर्स भी मिलेंगी। लेकिन कहीं पर भी आपको इमेजिनरी जो है नंबर्स नहीं मिलेंगी। कहाँ पर? संख्या रेखा पर। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर देखें कि कोई एक, अगर प्रश्न किया जाए कि कोई एक काल्पनिक संख्या बताइए, तो आपका √-3 एक क्या है? काल्पनिक संख्या है। आपका √-25 क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। आपकी √-20 क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये √-25 को तो हम -5 भी ले सकते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट -25 को आप -5 नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जाएगा? तो √-25 को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं? √25 और इंटू √-1 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब √25 का मान क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। और जो √-1 का मान होता है उसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट जो -25 होगा उसका मान क्या होगा? 5i। ठीक, आई को बोलते हैं आईओटा। फिर ये कि अपने आप में बहुत लंबा कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में, इंटर में पढ़ा होगा काल्पनिक संख्याओं के विषय में। तो वास्तव में एडवांस मैथ से रिलेटेड ही ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। और आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब देखो, संख्या रेखा की बात आई थी तो हमने तो आपको बता दिया। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो संख्या रेखा एक सीधी रेखा पर संख्याओं का एक सचित्र प्रतिनिधित्व है, या संख्याओं की तुलना और क्रम निर्धारण। यानी कि हम संख्या रेखा से तुलना कर सकते हैं कि कौन सी धनात्मक संख्या होगी, कौन सी ऋणात्मक होगी, कौन सी परिमेय होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होंगी कि पूर्णांक संख्याएं होंगी, जो भी है हम इससे तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किसी भी वास्तविक संख्या, ठीक है, ये आप एक समझ सकते हैं मेन पॉइंट, कि किसी भी वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या शामिल होती है। ठीक है, ये संख्या रेखा वास्तविक में इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। अब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी? परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। अब बात आती है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जिसका हर हो वो क्या हो? शून्य के बराबर ना हो। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखना पॉसिबल ना हो, उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। जैसे कौन संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएंगी? तो √3 क्या हो जाएगा? जो आपका √3 होगा ये एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका एक जो है अशांत भिन्न हमें प्राप्त होगी। ठीक है, और अशांत अगर भिन्न प्राप्त है तो उसे हम P/Q के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 1.3232, 1, 4, 5, यानी कि मतलब भिन्न हमें स्थिर हमें प्राप्त, शांत भिन्न प्राप्त हो ही नहीं रही है, तो फिर क्या हो जाएगी? वो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन 3/7,
ठीक, अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो हमें एक शांत भिन्न प्राप्त होगी, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और p बटे क्यू के रूप में भी लिखी हुई है, और जो हमारा साथ है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो शून्य के बराबर तो है नहीं। अगर हम 3/0 लिख दें तो फिर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगी नहीं, ये तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कंडीशन क्या होती है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या है, जो क्यू है वो यानी कि p बटे क्यू है ना, तो क्यू हमें क्या मिल रहा है, तो जीरो मिल रहा है, जीरो प्राप्त हो रहा है ना, तो फिर 3/0 क्या हो जाएगी, ये एक परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी संख्या जिसका जो है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो और p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, आपकी 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपकी 4/5 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। 5/4 क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। भाग दीजिए इसको, तो भाग करेंगे हम तो 5 में, तो पहले तो एक बार जाएगा, फिर एक शेष बचेगा, उसके बाद हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे, फिर 2 बार जाएगा, ठीक, उसके बाद फिर शेष 2 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, और 5 बार यानी कि 1.25 हमें मिल गया ना, एक निश्चित स्थिर हो गई ना, जो कि दशमलव मिला है वो भी एक निश्चित संख्या तक का है, तो इसे हम परिमेय संख्या मान सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए ना। उसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं, जो फ्रैक्शन के रूप में होती हैं, यानी कि p बटे क्यू के रूप में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी भिन्न होती हैं, जो p बटे क्यू के रूप में ना हो वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक भी संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, और शून्य। ध्यान देना, जो हमारा शून्य होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो ये 3 प्रकार के हो जाएंगे, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं -2, -3, -4, -5, इस तरीके से। पॉजिटिव में इसी में पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, ठीक, और शून्य, यानी कि इन सबको मिला के क्या मिलेंगे हमें, पूर्ण संख्या। यानी पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है, धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, यानी कि परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी परिमेय संख्याएं जो धनात्मक भी हों, ऋणात्मक भी हों, शून्य भी शामिल हो, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद बात की जाए कि धनात्मक संख्याओं की, तो धनात्मक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, और यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए किसमें, धनात्मक पूर्णांकों में, तो हमें पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में अंतर है। क्या अंतर है, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, डैश इनफाइनाइट तक ये हमें मिलेंगे। लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं होंगी उसमें क्या होगा, शून्य भी शामिल होगा, धनात्मक संख्याएं भी शामिल होंगी, और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होंगी। ठीक है, तो ये अंतर तो होता है। जबकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें निगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो जो है शामिल नहीं होते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है। यानी कि शून्य को छोड़ दें तो जितनी भी संख्याएं होंगी पॉजिटिव वाली वो क्या होंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी कि कह दिया जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है। एक बार देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जो शामिल है 1, 2, 3, 4 डैश इनफिनाइट तक, ये है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। जबकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 1, 2, 3, 4 और डैश इनफिनाइट तक, ये आपकी क्या है, तो ये आपकी नेचुरल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर बात कर दी जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट सभी सही हो जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, होती हैं, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, क्योंकि देखो ये चीज़ जो हमारा ये समुच्चय है ये इस समुच्चय के अंदर नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये समुच्चय इसमें तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या है, शून्य है। तो ये हो गया आपका सिर्फ जो है आपके नंबर्स। ठीक है,
तो भिन्न हो गए, कोई भी भिन्न, 3/4, 5/3, ठीक। इस तरीके जो भी संख्याएं होती हैं वो आपकी फ्रैक्शंस हो जाएंगी। और ये पूर्णांक यानी कि जो पूर्ण अंक हो, ठीक है, ये संख्या रेखा की परिभाषा है और ये संख्या रेखा होती है, ठीक है। संख्या रेखा का मूल क्या होता है? शून्य होता है। द ओरिजिन ऑफ द नंबर लाइन इज 0, ठीक है। उसके बाद काल्पनिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, जैसे -2, √-2, √-7, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगी। वास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, ठीक। इसमें भिन्न भी आ जाएंगी, इस परिमेय संख्या भी होंगी, अपरिमेय संख्या भी होंगी, ठीक। वो सारी हमारी क्या हो जाएंगी? तो रियल नंबर्स हो जाएंगी। आगे देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और P और Q जो है वो पूर्णांक है, जैसे 7/4, 9/1, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? तो परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का एक समूह होती है जिन्हें पूर्णांकों से बने या अंशों या अनुपातों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमने समझा दिया पहले कि किस तरीके से इरेशनल नंबर्स होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर्स। सभी पूर्णांक P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं हैं जहां Q = 1 होता है, ठीक है। यानी कि भिन्नात्मक रूप में नहीं होती, बाकी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सभी को शामिल कर लिया जाता है पूर्णांक संख्याओं में, ठीक है। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा जो है मैथमेटिक्स का बेस है। तो यहाँ से प्रश्न आ भी सकते हैं परिभाषाओं के रूप में, ठीक है। इसी तरीके से हमने बताया कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बना के दे देंगे स्टेटमेंट और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। अगर सवाल नहीं पूछते हैं फिर भी आपको मैथमेटिक्स का बेस तो मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही नकारात्मक पूर्णांक। हम लोगों ने इस चैप्टर को क्लास 8th में, 9th में, 7 में बहुत ही मतलब गहराई से पढ़ा होगा, लेकिन उतना याद नहीं रहता। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है, कि डेफिनेशन में कौन सी इरेशनल नंबर्स होती हैं, क्या उनकी फीचर्स होते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। कोई भी धनात्मक संख्या जिसमें कोई अंश या दशमलव भाग शामिल नहीं होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि नेचुरल नंबर्स प्लस 0 को शामिल कर लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। ऐसी धनात्मक संख्या जिनमें कोई दशमलव या शून्य शामिल ना हो और धनात्मक संख्याएं हो तो ऐसी संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर्स। यानी कि संख्या रेखा पर शून्य से बाईं तरफ, दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंडों में कौन से? एक तो वो स्वयं हो, ठीक है, एक तो स्वयं हो और दूसरा हो जाए 1। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। उसके बाद अगर बात की जाए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या होती है? कंपोजिट या फिर भाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। और अभाज्य संख्याओं के अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक। अच्छा, बात की जाए कि क्या एक हमारा भाज्य है कि अभाज्य है? एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, या फिर अभाज्य संख्या है, ठीक। देखो, ना तो एक जो है वो ना तो प्राइम आपका फैक्टर है और ना ही जो है आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन होगी कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। अब एक का क्या 3 फैक्टर होते हैं? तो नहीं, एक केवल स्वयं से विभाजित होता है। क्या एक के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं? भाई अभाज्य संख्याओं के लिए अधिकतम 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो क्या इसके अधिकतम 2 फैक्टर हैं?
तो एक के तो केवल एक से ही विभाजित होता है, तो इसके दो फैक्टर भी नहीं है भाई। अगर अभाज्य संख्या है तो उसके लिए अधिकतम दो फैक्टर होते हैं, एक स्वयं और एक से वो विभाजित होती है, ठीक है, और ये एक से विभाजित होती है। तो एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही आपकी अभाज्य संख्या है। तो फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? दो। दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे हमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, जो बच्चे मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं वो जो अभाज्य संख्या ले लेते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं विषम संख्या और अभाज्य संख्या में कन्फ्यूजन होता है, या फिर वो 3 ले लेते हैं या फिर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो हमारा 2 है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्यों 2 है? क्योंकि इसका एक तो 2 फैक्टर है और एक फैक्टर है, और यही परिभाषा होती है प्राइम नंबर की कि अधिकतम 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक। कितने हो? तो 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो एक हो और दूसरा जो संख्या स्वयं, जैसे कौन कौन सी हो जाएंगी? 7, 11, 13, 2, ठीक। ये सारी आपकी जो है प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। कंपोजिट नंबर कौन कौन सी हो जाएंगी? आपकी 6 हो जाएंगी। अब इसके कितने फैक्टर हमने बताया कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। एक तो एक गुणनखंड है, दूसरा ये एक से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 3 बार जाएगा, 3 से विभाजित हो रहा है और 6 से विभाजित। तो कितने गुणनखंड हो गए? 3 से अधिक है ना, तो ये क्या है? कंपोजिट जो है आपका नंबर है 6। अब 5 की बात कर लें तो 5 के कितने फैक्टर हैं? एक तो एक है और दूसरा 5 स्वयं है, तो ये आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर होंगे? एक तो स्वयं वाला हो रहा है, 5 संख्या स्वयं है, और दूसरी क्या है? एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी एक प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं कि 247 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका जो नियम होता है ये चेक करने का कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 247 से जस्ट पहले कि हम देखते हैं कौन संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। तो 247 के जस्ट पहले जो है 225 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ये फिर 15 का जो है पूर्ण वर्ग होगी 225, ठीक है। तो अब हम 247 को 1 से लेकर के, या यूँ कहें कि 2 से लेकर के 15 तक जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे भाग करते हैं। अगर भाग पूरी तरीके से चला जाता है तो 247 भाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा। अगर नहीं जाता है तो 247 एक जो है अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर होगी, ठीक है। तो हम लोग भाग करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग करने का नियम क्या है कि अगर लास्ट में सम संख्या है, ठीक है, तो फिर 2 से डिवाइड होगी। 3 से क्या है? क्योंकि अभाज्य संख्या 2 भी है और 3 भी है। 7 4 11, 11 2 13, ठीक है। 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इसके जो अंकों का योग है 2 + 4 + 7 वो 13 हो रहा है, और 13 अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रही तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हमारा है 5, लास्ट में अगर 0 है 5 है तो 5 से डिवाइड होगी तो 5 में। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारी होगी 7, 7 से करते हैं तो 7 × 21, 3 बचेगा 37, 37 7 से डिवाइड नहीं है तो इससे भी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 के बाद 9 तो कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है 11 से, 11 दूना 22, 2 बच रहा है 27 हो रहा है, और ये भी 11 से नहीं कटेगी। फिर हम लोग 13 से चेक करते हैं तो 13 × 13, रिमाइंडर कितना हमारा आएगा? रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 13 × 13 तो 6 11 आ जाएगा। तो ये बनेगी 117, ठीक है। 117 जो है और 13 से डिवाइड होता है तो ये हमारा जो कोटिएंट आ जाएगा 19, यानी कि पूरी तरीके से 247 13 से डिवाइड हो रही है। इसलिए जो ये 247 हमारी संख्या है ये भाज्य ना होकर के अभाज्य ना होकर के एक अभाज्य नहीं है, एक भाज्य संख्या यानी कि एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एक कंपोजिट नंबर है हमारा 247। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 50 के बाद की पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे एक मिसिंग है। यहाँ पे ये प्रश्न है कि संख्या 50 के बाद की पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है 50 के बाद। तो अब 50 के बाद क्या हमें 51 मिलेगा। 51 क्या एक प्राइम नंबर होगी? अब ये हमें देखना है 51 प्राइम नंबर है कि नहीं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो 51 से पहले की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 49 होगी। अब 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 होगा। अब 7 तक इसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं। तो 7 के पहले की जो हमारी प्राइम नंबर है कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 5 है और 7 स्वयं हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि अंतिम अंक जो है विषम है। 3 से करके देख लेते हैं। तो अगर इसके अंकों का योग 51 के अंकों का योग जो है यदि 3 से डिवाइड हो रहा तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो अब 51 यानी कि 5 + 1 = 6। अब 6 क्या है? वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 6 को 3 से डिवाइड करें 2 प्राप्त हो रहा है।
तो अगर अब 51 क्या हो रही है, वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, वो 2 से अधिक हो रहे हैं। ठीक है, तो 51 नहीं होगी। 52 अंतिम अंक क्या है, तो हमारा सम मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो ये भी नहीं होगी। 53 को देख लेते हैं। अब 53 से पहले फिर वही 7 तक हम देखेंगे इसको, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 5 3 8 होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 5 से जाएगा नहीं, और 7 से भी होगी नहीं। तो पहली संख्या क्या मिली हमें, पहली 50 के बाद पहली अभाज्य संख्या में मिली है 53। उसके बाद क्योंकि हमें औसत निकालना है, औसत का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो बट्टे में तो 5 हो जाएगा, लेकिन संख्याओं का योग निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो 50 के बाद की पहली 5 अभाज्य संख्याएं मिलनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी, 54। अंतिम संख्या तो सम है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। फिर आती है 55, अंतिम अंक 5 है। ठीक, अंतिम अंक कौन सा है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये और भी फैक्टर होंगे, लेकिन ये हमें देखना है कि ये भाज्य संख्याएं ये सारी हैं। ठीक है, 56, फिर लास्ट में समअंक, फिर है 57, तो 7 5 12, तो 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद 58 अंतिम अंक सम मिल रहा है, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर हमें मिली 59। अब 59 ना तो अंतिम अंक सम है, ना तो 5 है। ठीक है, और अंकों का योग देख लेते हैं, 9 और प्लस 5 कितने हो रहे हैं, 14। 14, 3 से भी डिवाइड नहीं है, और उसके बाद मिलता है 7, 7 से डिवाइड है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, दूसरी हमारी अभाज्य संख्या मिल गई हमें 59। उसके बाद आगे देखते हैं 60, अंतिम अंक 0 है, तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, 5 हो जाएगा नहीं, अभी हमने जो रूल्स बताए आपको आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी हमने लाइटली देख लिया है, तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या है 61। अब 61 जो है 6 1 7 हो रहा है, 2 से होगी नहीं, 3 से होगी नहीं, 5 से होगी नहीं, और उसके पहले कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो 49 ही हमारे पास है, इसलिए ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है 62, अंतिम अंक 2 आ रहा है। उसके बाद 63, 6 3 9, और 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। फिर अगली संख्या 64, अंतिम अंक 2, फिर 65, अंतिम अंक 5, 66, अंतिम अंक एक इवन नंबर है। फिर आती है 67, तो 67 क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, 68 नहीं होगी, 69 नहीं होगी, 70 नहीं होगी। फिर अगली संख्या आपको मिल जाएगी 71। तो ये आपकी वो 5 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं 50 के बाद, और इनका हमें निकालना है क्या, औसत, यानी कि एवरेज। तो क्या होगा इनका सम, तो सम करने के लिए हम जोड़ते हैं 3 और 9, कितना हो जाएगा, 12 1 13, 13 7 20, 1 21। ठीक, 1 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 5 12, और 12 6 18, 18 और 6 आपका हो जाएगा 25, और 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25, 7 गड़बड़ कर रहे हैं क्या कहीं पे, 2 5 2 7, 7 5 12, और 12 6 18, 18 6 24, 24 7 हो जाएगा आपका 31। ठीक है, तो ये संख्याओं का योग हो गया, और एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5, 5 से। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.2। ठीक है, यानी कि 62.2 आ जाए आपका एवरेज। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, होमवर्क ये आपका है कि आपको 70 के बाद 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, 70 से लेकर के 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनका आपको योग ज्ञात करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है। ठीक, ना कि 1 होता है। 1 से 50 तक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो वो 15 है। यानी कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं में मिलेंगी, और 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 25। ठीक है, देखो 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो रही है, तो 25 हो रही है। ठीक है, जबकि अगर बात की जाए कि 1 से 50 तक कितनी है, तो उनकी संख्या है 15, और 50 से लेकर के 100 तक कितनी हो जाएगी संख्या, तो वो हो जाएगी आपकी 10। ठीक, और उनको जोड़ देंगे
तो वो मिल जाएगा हमें 25। तो 50 से 100 तक अगर पूछ लिया जाए तो वो आपकी हो जाएंगी 10, और 1 से 50 तक हो जाएंगी 15, और 1 से 100 तक हो जाएंगी आपकी 25। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है 1 से 200 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या 46। 1 से 500 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या 95। 1 से 1000 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 168। ये वन लाइनर पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब आप निकाल लोगे वहाँ पे तो फिर निकालते ही रहोगे। ठीक है, इसी में आपको चला जाएगा 15 से 20 मिनट, और ज़्यादा भी लग सकता है, हो भी नहीं सकता है, आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। ये छोटी चीज़ें आप इनको ये जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अक्सर इनका योग पूज निकालने के लिए बोल देते हैं, या फिर इनका एवरेज निकालने के लिए बोल देते हैं। ऐसे जैसे भी हमने एक आपको एग्जाम्पल में दिखाया, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है वो 101 होती है, और सबसे बड़ी जो है वो आपकी 997 होती है। 997 3 अंकों की सबसे बड़ी जो है प्राइम नंबर है, और 101 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ठीक है, यही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हीं का ये ट्रांसलेट लिखा हुआ है इंग्लिश में। आगे देखते हैं। अब बात आती है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन्हें हम को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक 1 है, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देख लेते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक है HCF जिसे बोलते हैं। तो ये आपकी 2 3 है। अब 2 और 3 में क्या कॉमन है? सिर्फ एक ही तो कॉमन है। अगर बात कर ली जाए 4 और 5, तो 4 और 5 में क्या कॉमन है? तो केवल एक ही तो कॉमन है, यानी कि इनका महत्तम समापवर्तक क्या मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है। 11 10 क्या है? अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है होता है। इसी पे हमारा एक प्रश्न आधारित है, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, पहला दिया हुआ 348 और 296 का एक युग्म है, दोनों सम संख्याएं हैं। हमने क्या कहा कि अभाज्य संख्याओं का जो सह अभाज्य संख्याओं का मतलब को प्राइम नंबर्स होती हैं, उनमें क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे दोनों ही सम संख्याएं हैं, तो एक फैक्टर तो हमें 2 से अधिक यानी कि 1 से अधिक 2 यानी कि 2 तो मिलना ही मिलना है, तो ये तो होगा नहीं। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये भी 114 आपकी इवन नंबर है, 766 भी आपकी इवन नंबर है, तो 1 से अधिक यहाँ भी फैक्टर मिलना ही मिलना है। मिनिमम 2 फैक्टर तो हो ही रहे हैं, 2 मिलेगा और उसके आगे भी मिलेंगे, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा, तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि दोनों ही सम संख्याएं हैं, तो ये जो है को प्राइम जो नंबर नहीं होंगे। उसके बाद ये आपका 3025 है, 4920 है, एक तो 1 होगा इसमें। दूसरी चीज़, अब इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, तो ये 5 से तो इनको कटना ही संभव है, यानी कि 2 से अधिक इनके भी फैक्टर होने वाले हैं, तो ये भी नहीं होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर कहीं पर भी आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं का युग्म मिल जाए, तो फिर वो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगी? तो वो आपकी को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, या फिर अभाज्य और अभाज्य संख्याओं का युग्म मिल जाए, अगर ऐसा मिल जाए तो भी क्या होगा? तो वो भी आपका को प्राइम नंबर्स के, वो भी को प्राइम नंबर्स आपके होंगे। जैसे यहाँ पे 59 क्या, अभी हमने देखा कि 59 आपकी एक जो है प्राइम नंबर्स है। उसके बाद यहाँ पे है आपका 97। ठीक है, तो ये आपको जो सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इनका जो HCF होगा वो क्या होगा? HCF 1 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी इनका इनमें से किसी का भी HCF 1 से अधिक है, यानी कि 1 नहीं है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका नहीं माना जाएगा, आपको जो विकल्प डी हो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहे हैं युग्म अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जब 2 लगातार अभाज्य संख्या 2 के अंतराल के साथ हों तो उसे युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लगातार 5 7 लगातार है ना, 6 तो आपकी भाज्य हो जाएगी, तो 5 और 7 लगातार आपकी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तो ये क्या है? युग्म अभाज्य संख्या है। 11 के बाद 12 फिर 13 आ जाता है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? युग्म अभाज्य संख्या, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से होती हैं जब 2 लगातार अभाज्य संख्याएं 2 के अंतराल के साथ हों तो उसे युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल भी आपने समझ लिया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, 1 मिनट। अब आती है कंपोजिट नंबर। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे अब 4 को देख लेते हैं, 4 का पहला फैक्टर 1, दूसरा 2 और फिर 4 स्वयं 3 हो गए। 6 के भी हमने देखा है कि 6 के क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 6 स्वयं हो जाएगा। 8 के अगर फैक्टर देखते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा।
कितने फैक्टर हैं, 3 या 3 से अधिक हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स होती हैं। उसके बाद देखते हैं भाज्य संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी कि सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है वो 4 होती है। और वहाँ पे सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी होती है, 2 होती है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर यानी कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। कैसे देखते हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर 2। अब ये क्या है, आपकी ऑड है लेकिन कंपोजिट नहीं है, ठीक है, आपकी विषम है। उसके बाद 4 देखते हैं, कह रहे हैं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब ये 4 क्या है, तो ये आपकी इवन है और कंपोजिट है। आपकी 5 क्या है, तो ऑड है, कंपोजिट है, ऑड है और ये क्या है, प्राइम है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। कह रहे हैं स्मॉलेस्ट ऑड एंड कंपोजिट नंबर। 6 क्या है, आपकी इवन है और कंपोजिट भी है, तो ये भी नहीं होगी। 7 क्या है, ऑड है लेकिन क्या है, प्राइम है। 8 क्या है, आपकी इवन है और कंपोजिट है। 9 क्या है, ऑड भी है और कंपोजिट भी है, क्योंकि इसके फैक्टर हो रहा है ना, 1 फैक्टर है, 3 है फैक्टर और 9, यानी कि 3 फैक्टर है, 3 या 3 से अधिक होने चाहिए कंपोजिट के लिए, यही कंडीशन होती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 9 जो है आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। फिर कह रहा है 1 इज नाइदर ए कंपोजिट नंबर नॉर ए प्राइम नंबर, यानी कि जो 1 है, जो हमने पहले बता दिया है कि 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये आपका जो संख्याओं से रिलेटेड चैप्टर था वो समाप्त हो रहा है। आगे ये है इकाई नंबर, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिट डिजिट। इकाई अंक बोलते क्या है, कोई भी संख्या लिखी हुई है 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ भी लिखा हुआ, तो इकाई अंक क्या होगा, ये 7 होगा, ठीक है। जो सबसे दाहिनी तरफ का अंक होगा वो होगा आपका इकाई अंक। उसके बाद दहाई अंक, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, हम ऐसे गिनते हैं। तो इकाई अंक जो सबसे दाहिनी तरफ का अंक होता है, ठीक है। तो अक्सर दे दी जाती है कोई संख्या और उसको जो है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमसे बोला जाता है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। अब कह रहे हैं 234 मल्टीप्लाई 245 मल्टीप्लाई 786 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो ऐसा नहीं कि हम पहले पूरी संख्या का 234 का 345 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमें प्राप्त होगा फिर उसका हम 746 से मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे तो हम फिर मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो यही शॉर्ट में समझना है, इकाई अंक ज्ञात करना है तो सिर्फ हम इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे केवल 5 का करेंगे और केवल 6 का करेंगे। देखो वही किया गया ना, 234 में हमने केवल 4 का मल्टीप्लेक्शन किया है। फिर जो हमारा 345 है उसमें हमने जो उसका यूनिट डिजिट है 5, उसका हमने मल्टीप्लाई किया, और जो 786 उसका जो यूनिट डिजिट हमारा 6 है उसका मल्टीप्लाई किया। फिर जो 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 20 मिला, तो 20 में हमें सिर्फ 0 अगर एक बार मिल गया तो फिर हमारा इकाई अंक वहीं से 0 ही मिल जाता है। फिर भी 4 पंचे 20 और बिछंक का 120, यानी कि 120 हो गया ना। तो 120 का इकाई अंक क्या है, तो 0, इसलिए हमारा 1। लेकिन फिर भी यहीं से अगर 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया था तो यानी कि हमें जो है 20 मिला था प्रोडक्ट। तो 20 का इकाई अंक का अगर 0 का किसी से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है। तो एक तो इस तरीके से हो जाता है। अगर हम ऐसे देख लें, कुछ भी संख्या दी हुई है, इकाई अंक क्या होगा, तो 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा, तो इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। अगला नियम है नियम नंबर 2, यदि घातांक के रूप में दी हुई संख्या के इकाई अंक ज्ञात करना है। घातांक के रूप में कोई संख्या दी हुई है और उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। यदि दी हुई आधार संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो ऐसी संख्या के इकाई अंक अपरिवर्तित रहते हैं। कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी घात लगी हुई है, 3, 4, 5, 6 ये लिखी हुई घात, यानी कि ये कोई संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, एक इसकी घात है, ये 22, 34, 56। अब इसका इकाई अंक पूछ रहे हैं। अब देखो इसका कह रहे हैं कि यदि आधार, इसको बोलते हैं आधार संख्या, इसको बोलते हैं घातांक संख्या, ठीक है। अब ये आधार संख्या, यदि आधार संख्या का इकाई अंक यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 6 हो, और कितनी भी अधिक संख्या में उसकी जो है ये घात लगी हुई हो, तो इसका जो
इकाई अंक होगा वो वही होगा जो आधार का इकाई अंक है, ठीक है। एक जो है और इसका वही आपका जो है इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब ये लिखी हुई संख्या तो इसका इकाई अंक अगर पूछ ले जाए तो 1 हो जाएगा। अगर यहीं पे 0 होता तब पूछते हुए इसका इकाई अंक बताओ तो यही इकाई अंक हो जाता। अगर यहीं पे 5 होता तब पूछ लेते इकाई अंक बताओ तो 5 हो जाता। और यहीं पे अगर 6 होता तो फिर 6 इकाई अंक हो जाता। तो ये हमारा नियम नंबर 2 है। जैसे ये लिखी हुई संख्या हमारी 67,845, ठीक। इसकी जो पावर है वो 234 कह रहे हैं, इकाई अंक बताओ। अब आधार संख्या, इसको बोलते हैं आधार संख्या। आधार संख्या का हम इकाई अंक देखते हैं तो हमें 5 मिलता है। फिर हम जानते हैं कि अगर आधार संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये इस दी हुई संख्या का जो इकाई अंक है वो 5 हो जाएगा, ठीक। लिखा हुआ उक्त दी हुई आधार संख्या में इकाई अंक 5 है, इसलिए हल करने में हमें इकाई अंक 5 प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद आगे रूल देखते हैं। अगर फिर ये अगर हो जाएगा यहाँ पर अगर 5, 0, 1, 5, 6 नहीं है तब क्या होगा, तो फिर हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें रूल आगे देखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। अब है ये नियम नंबर 3, कह रहे हैं दी हुई संख्या के यदि आधार में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ना हो तो घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देते हैं और प्राप्त शेषफल रखकर इकाई अंक ज्ञात करते। अब देखो जैसे ये 782 हो गया, 782 की घात है 1993। अब यहाँ पे ना तो 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 और ना ही 6 है। अब यहाँ पे है 2। तो क्या करते हैं, जो घातांक दी हुई है उसके अंतिम 2 अंकों को लेते हैं और 4 से भाग करते हैं। और यहाँ पे हम केवल जो इकाई अंक है उसका ही आधार लिखते हैं। 2 हमने लिख लिया, फिर हमने 93 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये 2 बार हुआ, 8, 1, फिर 3, फिर 3 बार जाएगा तो ये 12, फिर 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक जो शेष फल बचेगा उसको हम जो है घातांक के रूप में, अब 2 की घात 1 तो 2 का मल्टीप्लाई 1 बार होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। अब वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था, देखो हम इसको शॉर्ट में समझाते हैं। जैसे 5 लिखा हुआ है, अब 5 की घात 2 लगा दें, मल्टीप्लाई करो 5 × 5 बराबर क्या मिल रहा है 25। इकाई अंक 5 आ रहा ना, वो पिछले रूल के लिए, इस रूल के लिए नहीं। अगर आधार इकाई अंक 5 था, अब हम 5 की घात 3 कर देते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है ये, हाँ तो देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल चल नहीं रहा था ये। तो अब जैसे 0 है, अब ये आपका 1 मिनट, आपका ये 10 हो गया, ठीक है। 10 की घात कुछ भी कर देते हैं, हम 4 कर देते हैं, ठीक। हमने क्या कहा था, यदि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, घात कुछ भी हो तो इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है। तो हम उसको करके एक बार देख लेते हैं तो हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात हमने 4 कर दी, मल्टीप्लाई किया 10 × 10 × 10 × 10, ठीक है। इकाई अंक क्या मिला, अगर एक जगह पे 0 मिल गया तो फिर 0 हो जाएगा। तो ये 0 का अब 5 कर देते हैं, तब भी हमें अगर एक जगह पे 0 प्राप्त हो गया तो फिर 0 ही मिलेगा। उसके बाद हम 1 का देख लेते हैं, 11 का 11 का पहले हम 2 करते, एक सम कर लो, एक विषम चेक कर लो, बस फिर वही आगे होने वाला है, ठीक। 11 का हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। अब 11 के स्क्वायर हम सभी जानते हैं कि 121 होता है। इकाई अंक क्या मिला हमें, 1 मिला, मतलब इवन के साथ हमने चेक कर लिया। अब ऑड के साथ चेक कर लेते हैं एक बार, 11 की घात हम 3 कर देते हैं। तो 11 का घनमूल हम सभी जानते हैं क्या होता है 1331। इकाई अंक क्या मिला 1, यानी कि 1 में चेंज नहीं हो रहा है। अब हम 5 का एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 का एक बार इवन चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी कि लास्ट में कितना आया 5, चेंज नहीं हुआ। अब एक बार ऑड में देख लेते हैं, 5 की पावर 3, 5 × 5 × 5। अब 5 का जो घन होता है कितना होता है 125। इकाई अंक हमारा डिजिट चेंज हुआ नहीं हुआ, अभी भी क्या है 5। अब हम 6 के साथ चेक कर लेते हैं, एक बार इवन करते हैं, 6 की पावर 2। इवन ऑड का मतलब ये हुआ अगर हमने एक बार 2 के साथ चेक कर लिया, अब कितनी भी आप लंबी 10,606 कर दो, इसकी पावर इवन होगी तब भी यही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जो इकाई अंक है। या फिर कोई भी ऑड कर दोगे, अगर एक बार हमने 3 के साथ ऑड में चेक कर लिया तो फिर कितनी भी बड़ी ऑड आपका जो घातांक लगा हुआ हो, हमारा मान यानी कि जो इकाई अंक है वो वही रहेगा। तो 6 के साथ अगर चेक करते हैं 6 × 6 यानी कि 36, इकाई अंक क्या मिला हमें 6 मिला। अब अगर एक बार हम 6 का मल्टीप्लाई
ऑड के साथ चेक करते हो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216 मिलेगा इकाई अंक यानी कि 6। तो ये कन्फर्म हो गया ना कि अगर यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 और कितनी भी बड़ी घातांक हो तो जो मान उसका इकाई अंक है वो नहीं चेंज होगा। उसके बाद आगे देखते हैं जो भी ये है। उसके बाद अब कह रहे हैं यदि 0, 1, 5, 6 ना हो तब, अब ये नहीं होंगे तो फिर क्या बच रहा, 2, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, 4 है और आपका 8 है, 9 है। ठीक, ये चीज़ें बच रही हैं। इनके साथ अगर ऐसे इकाई अंक 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 4 है, 8 है, 9 और कोई घातांक लगा हुआ, ये आधार में है, जैसे 1, 2, 3 हो गया। घातांक इसकी 554 कर लो। ठीक, 54 कर लो। अब पूछ लें इसका इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। तो हमें क्या करना है, आधार संख्या का जो इकाई अंक वो लेना है, ये ले लिया, और जो घातांक के लास्ट 2 डिजिट हैं उनको 4 से डिवाइड करना है। ठीक, 4 से डिवाइड करना है। एक बार ये जाएगा यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, फिर 4, फिर 3 बार जाएगा 12 और शेष 2, और हमें शेष को जो है घातांक के रूप में लिखना है। बस हो गया। 3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9। ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया था। जो इसका इकाई अंक है आधार संख्या का 2 वो हमने लिया, जो घातांक है उसके अंतिम 2 अंकों को हमने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अब 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 12, फिर बचेगा 1 लगा दिया तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2, ये लिख दिया 2। ठीक है, यही करना है हमें। तो 782 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर इस फॉर्मेट में आ रहे हैं कि 23 की घात 3, 27 घात 27, 27 की घात 27 में इकाई अंक ज्ञात करना है, तो क्या करना है, घातांक में 4 से भाग देने पर सेम वही प्रोसेस, बस लास्ट में ऐड कर देना है। तो अब दोगे तो यहाँ पे 20 कट जाएगा, 3 शेष बचेगा, तो जो आधार का इकाई अंक है उसकी हमने पावर 3 लिख दी, और 27 में क्या करना, जो आधार का इकाई अंक है उसकी भाग देने के बाद ये 24 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 7 की पावर हमने 3 कर दी। अब 3 की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा 27, और 7 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 343 होगी। फिर हम क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो भी हम जो इनका यूनिट डिजिट है उसी को ऐड करेंगे। 7 को हमने 3 से ऐड किया, हमें 10 मिला, और 10 का जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। तो विकल्प हमारा जो 0 है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसका पूरा इंग्लिश है, आपको अगर पढ़ना है इंग्लिश वर्जन में तो पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद अगला रूल हमारा है, हम लोग देखेंगे नियम नंबर 4, किसी भी संख्या की घात में भाग देने पर जब शेषफल 0 प्राप्त हो, इकाई के अंक इस प्रकार निर्धारित होंगे। यानी कि 2 कंडीशन दी है। पहली क्या है, संख्या के आधार का इकाई अंक यदि 2, 4, 8 तब इकाई अंक 6। दूसरा क्या है नियम, कि संख्या के आधार का इकाई अंक यदि 3, 7, 9 है तब इकाई अंक 1 और शेषफल 0। ठीक है, देखो अगर इकाई अंक जो आधार अंक है संख्या का वो 0 है, 1 है, 5 है और कितना है 6 है, तब तो मान परिवर्तित होगा ही नहीं। ठीक, लेकिन अगर आधार अंक का जो इकाई अंक 2, 4, 8 है और शेषफल घातांक में 4 से भाग देने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तब क्या होगा इकाई अंक, अगर 2, 4, 8 है तो फिर 6 है, और 3, 7, 9 है तो 1 है। अब इसे हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जैसे हम बहुत छोटे से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि कोई संख्या 12 है, इकाई आधार संख्या का इकाई अंक कितना है 2 है, और इसकी घातांक लगा देते हैं हम लोग 16। अब जब 16 को भाग करेंगे हम लोग, पहले तो नियम यह है कि केवल इकाई अंक ले लेते हैं, 2 ले लिया, फिर हमने 16 को 4 से भाग किया। ठीक है, 16 को 4 से भाग किया तो शेषफल शून्य कितना प्राप्त हो रहा है 0। तो 0 है तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर 4। नियम यही है। अब देखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमने 2 का क्या किया 4 पर मल्टीप्लाई किया, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, कितना प्राप्त हुआ 16। इकाई अंक कितना मिला 6। क्या कह रहा है कि यदि 2 है तो इकाई अंक 6। अब 4 में करके हम लोग देख लेते हैं। मान लो कोई संख्या 16 है और 16 की घात 16 है। ठीक, हमें यही देखना कि शेषफल 0 हो, तो फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ पे 2 की घात 4 है तो वहाँ पे हम लिख देंगे 4 की घात 4, है ना। अब करके देख लेते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, तो 16, 64 और 64 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 चौक इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई कर लें। हमने सबसे पहले रूल में ही देखा कि अगर मल्टीप्लाई करना होता तो केवल हम इकाई अंक का करते हैं। तो 4 का 4 से करेंगे तो फिर 16 आ जाएगा, और 16 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 8 का करते हैं। 8 की घात 32 है, 32 को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो हमें शेष फल शून्य प्राप्त होगा। अगर शेष फल जो है शून्य मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, घात लगा देते हैं 4। तो 8 घात हमने कर दिया 4। ठीक है, उसके बाद 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 होता है कितना, 64। 64 का हमने ले लिया 4। अब 4 का हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 32। 32 का कितना ले लिया 2, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 साथ, कितना मिल गया हमें 16। 16 यानी कि इकाई अंक कितना मिल रहा है 6। तो या तो हमें ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या फिर जो रूल है, ठीक है, याद कर सकते हैं हम लोग, लेकिन याद करने का कोई मतलब नहीं, हमें है समझना। समझने के लिए हमें हर चीज़ को करके समझना पड़ेगा। अब कह रहे हैं 3 3 7 9 के लिए 1 हो जाएगा। 3 है भाई, अगर शून्य मिलेगा तो हमें 4 घात लगानी ही पड़ेंगे, तो हम सीधा से 4 लगा लेते हैं। ठीक, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमें 1 मिलेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9, 27। अब हमें 27 का केवल हमें 7 लेना है। ठीक, केवल 27 का 7 लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल रहा है 21। 21 का इकाई अंक 1, प्रूफ हो गया ना। अब हम 7 में करके देख लेते हैं इसी तरीके से कि ये रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। 7 है तो 7 की घात हमने कुछ भी कर लेते हैं, 36 कर लेते हैं। 36 को 4 से भाग करेंगे तो 0 मिलेगा। अगर 0 आएगा तो हमें घात 4 लगानी पड़ेगी। 4 लगाएंगे तो हम करके देखेंगे फिर। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, अब 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 का हम 9 ले लेंगे, कितना, केवल इकाई अंक हमें लेना है। 9 सते 42 का 2 हो जाएगा। अब 2 का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई 7 से, तो ये नहीं आ रहा है क्या, 7 49 करेंगे 963, कितना हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। और 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो 21 का इकाई अंक कितना है 1 है। फिर अगर हम अब 9 से करके देख लेते हैं तो यहाँ पे 9 हो गया, मल्टीप्लाई 36 कर लिया। अब जब 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो शेष फल हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। अगर 0 मिलेगा तो हमें घात लगानी पड़ेगी कितनी 4। तो अगर 4 है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81 का केवल हमने इकाई 1 लिया। 1 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। अब 9 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो इकाई अंक कितना मिल रहा है हमें 1। ठीक है, और फिर 0 1 5 और 6 के लिए तो कोई रूल वही है ना कि तो अपरिवर्तित ही रहते हैं। तो ये हो गया। तो हमने पहला भी रूल अप्लाई करके देखा कि हमें सिर्फ इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले नियम पे। अगला नियम हमारा है नियम 5। क्या कहता है हमारा, यदि घटाने में पहली वाली संख्या छोटी है तो पहले वाली संख्या में 10 जोड़ देने के बाद दूसरी संख्या घटाते हैं, ना कि ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। यानी कि इकाई अंक को हम ऋणात्मक रूप में नहीं लिखते हैं। कैसे हैं पहले करके समझ लेते हैं। लिखा हुआ 2345 की पावर 234 है और 8537 की पावर 14 है। दिए गए व्यंजक का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जो पहली संख्या है इसकी पावर हम ले लेते हैं कितनी, 5 ले लेते हैं सिर्फ इकाई अंक। उसके बाद 34 ले लेते हैं लास्ट के 2। अब पहला नियम, इसमें चाहे नियम को आपको अगर याद है कि अभी हमने देखा था कि अगर इकाई अंक 5 है तो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। अब इसको हम करके भी देख लेते हैं। अच्छा, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 32, तो 2 बचेगा शेष। ठीक है, और तो मल्टीप्लाई करिए इसको, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, यानी कि इकाई कितना मिला 5। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है 8537 की पावर 14, हमने सिर्फ इकाई अंक लिया। ठीक, और इसकी पावर 14, 7 की पावर 14। 14 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और आपका जो रिमाइंडर होगा कितना हो जाएगा 2। तो 7 की पावर 2, यानी कि 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, और इकाई अंक हमें क्या मिल गया 9। ठीक है, ये देखो हमने 9 लिख दिया। अब 5 में हमें 9 को घटाना है, तो आप घटाएंगे तो कितना ऐसे मिल जाता हमें, तो -4, जो कि गणित का सामान्य सा नियम है। लेकिन यहाँ पे नहीं। अब जैसे क्या होता था, सपोज दैट जैसे 234 है, ठीक है, आपको इसमें 243 घटाना है। ठीक है, 243 इसमें घटाना है, तो क्या करते थे, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे हमने क्या करते थे, 1 इधर से हासिल लेते थे ना, तो हो जाता था 13, और 13 में 4 घटा देते थे तो हमें 9 जो है मिल जाएगा। ठीक है, और तो इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। उसी तरीके से यहाँ का नियम क्या है कि हमने एक ऐसे, हम सपोज करते हैं कि एक हासिल ले लिया। अब अगर एक हासिल लिया तो 5 बन जाएगा कितना 15,
या फिर सीधा सा ये जोड़ो जो नियम हमारा कह रहा है कि हम 10 जोड़ देते हैं, 10 जोड़ दिया तो इधर 15 और ये 9 घटा दिया तो बराबर इकाई अंक मिल जाता है 6। यानी कि हम इकाई अंक को निगेटिव में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 10 जोड़ देते हैं, या फिर ऐसे हम समझ सकते हैं अपने लिए कि हम एक हासिल लेते हैं तो 15 जो भी संख्या मिलेगी उतना हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा नियम नंबर 5। लगभग सारे नियम हो चुके हैं। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, कह रहे हैं संख्या 30 की पावर 2932 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। देखो सबसे दाईं तरफ तो इकाई अंक होगा। अब शून्य हमने भी देखा था कि शून्य है, 1 है, 5 है और 6 है, तो इकाई अंक बदलेगा नहीं, तो शून्य तो इकाई अंक तो शून्य ही मिलेगा। लेकिन पूछ रहे हैं कि सबसे दायां गैर शून्य अंक जो शून्य नहीं है, ठीक है। तो अब देखो शून्य के बाद 3 ही बचा हुआ है, तो अगर हम 0 को निगलेक्ट कर दें तो बचा हमारे पास क्या, 3, ठीक है। अब 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 32 है, ठीक है। तो 32 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया, शून्य, शून्य आया तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 27, और 7 त्रुक 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 यानी कितना मिल रहा है हमें इकाई अंक में, तो जो दाईं तरफ से गैर शून्य अंक होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। तो विकल्प हमारा जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सारे खत्म हो गए हैं। अगला टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है आपका गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन, ठीक है। कह रहे हैं कोई भी संख्या n है और a की पावर p, b की पावर q और इंटू c की पावर r के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसी संख्या को जो n है, जहां a, b, c और d अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। a, b, c, d यानी कि इसके अगर d होगा तो वो सारी अभाज्य संख्याएं, यानी कि हमें अगर गुणनखंड निकालने तो सीधा ये समझना है, तो हमें दी हुई संख्या को अभाज्य अंकों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 12, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 6, ठीक। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3, फिर हमने जो है 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसे कर लेते हैं। कोई संख्या 12 है, 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड होगी नहीं, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दिया 1, तो गुणनखंड क्या मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 होता है, ठीक है। तो ये अब 2 हमारी अभाज्य संख्या हमने सबसे पहले यही देखा ना। देखो वो सारे इसीलिए एक ऑर्डर में हमने पढ़े हैं, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, क्योंकि उनका अब काम लगेगा। यदि आपको जानकारी नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, ठीक। हमें गुणनखंड निकालने के लिए ये तो हमें हमने छोटे से समझा दिया, हमें अभाज्य गुणनखंडों में ही तोड़ना होगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू 3, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर हो गया। हमें लिखना है तो अभाज्य संख्याओं में प्राइम नंबर में ही फैक्टर लिखने होते हैं। यदि आप इसमें लिखते हैं तो फिर वो सही से उत्तर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हम लिखें इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 3 की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब अगर कह रहे हैं कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, तो अब इसके कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो पहला होगा 2 की पावर 0, फिर होगा 2 की पावर 1, फिर होगा 2 की पावर 2, इधर होगा 3 की पावर 0 और फिर होगा हमारा 3 की पावर 1, ठीक है। तो कुल कितने गुणनखंड में मिल रहे हैं, देखो 1 ये मिल रहा है, ठीक, 2 ये मिल रहे हैं और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। देखिए ये छोटी संख्या, और इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, ठीक। एक तो ये प्रोसेस है, ठीक, निकालने का, तो आसान हो जाएगा, बड़ी संख्या में करेंगे। छोटी संख्या क्या होते हैं फैक्टर, अब 12 किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड होगा, ठीक। 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से डिवाइड होगा, भाग चला जाएगा 12 में। उसके बाद ये 3 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद ये 4 से भी डिवाइड होगा, 4 3 12 होता है, इससे भी भाग चला जाएगा। उसके बाद ये जो 12 है 6 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद किससे डिवाइड होगा, स्वयं से 12 से डिवाइड होगा। तो कितने हो रहे हैं, 2 2 4 और 2 6। तो ये जो 2 की पावर 0 होता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी कि 1 2 और 4 हो गए। उसके बाद 3 की पावर 1 का मान 1 हो जाएगा और 3 की पावर 1 का मान 3 का हो जाएगा। अब
होगा क्या मल्टीप्लाई, एक आपका ये हो जाएगा भाई, एक का तो एक इससे मल्टीप्लाई देखेंगे, फिर इससे देखेंगे, फिर इसका इससे देखेंगे, फिर इसका इससे देखेंगे, फिर चार का इससे देखेंगे, फिर चार का इससे देखेंगे। तो इस तरीके से कुल कितने मिलेंगे, 6। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया समझने का। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई बड़ी संख्या मिल जाती है हमें, तब किस तरीके से जो है फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, अब 12 को लेते हैं। सबसे पहले करते हैं 2 से डिवाइड, तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर ऐसे मिलते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, जब हमें कुल गुणनखंड ज्ञात करने हो, कितने टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम क्या करते हैं, 2 + 1 इंटू 3 प्लस सॉरी 1 है ना, तो 1 + 1 2, यानी कि 3 इंटू 2 बराबर 6। तो 12 के हमें कुल 6 गुणनखंड जो है प्राप्त होंगे। ठीक, तो ये एक होता है करने का तरीका। और करके हम अभी देखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, अभी छोटा छोटा ही देखते हैं। 30 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 आ जाएगा। फिर 5 से करते हैं तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो हमें कितने मिले, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब हमें कुल गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब देखो एक तरफ पहले ऐसे देख लेते हैं, 30 में किस किस से भाग जा रहा है। हमेशा फैक्टर अपनी स्वयं संख्या से छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं। बड़ा होता है मल्टीपल। ठीक है, गुणज जो है हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जो गुणनखंड होता है वो हमेशा छोटा होता है, यानी कि स्वयं संख्या से अधिक नहीं हो सकता है। एक तो कंपलसरी है, फिर 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। फिर अब इसके बाद सीधा होगा ये 15 से, 12 से, 13 से किसी में डिवाइड नहीं होगा, और फिर 30 से। तो कुल कितने गुणनखंड हमें मिले, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से, 5 से, 6 से, 15 से, और 30 जो है स्वयं से भाग हो रहा है। क्या मिस हो रहा है इसमें, हाँ 10 से भाग, 10 से भी तो भाग जाएगा, और 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमें 8 मिले फैक्टर। ये छोटी संख्या थी इसलिए हमने निकाल लिया, अगर कोई बहुत बड़ी संख्या होती तो ये तो रूल वहाँ पे लागू नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे हम समझने के लिए कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमें 10 जो है फैक्टर मिल गए। ठीक है, और हमने यहाँ पे प्राइम नंबर पे फैक्टर कर लिए हैं। अब ये कैसे होंगे, तो एक तो ये फैक्टर होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये हो जाएंगे आपके 2 के फैक्टर। फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और उसके बाद 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल रहे हैं हमें 2, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 2, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी तो फैक्टर बनेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितने मिल रहे हैं हमें 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर में यहाँ मिल रहे हैं। तो ये होते हैं कुल फैक्टर। अभी इसमें हमें ज्ञात करना होगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। तो इस तरीके से हमें ज्ञात करना होता है। अब हम देखते हैं कोई बड़ी संख्या लेके। ठीक है, मान लो कोई बड़ी संख्या दे दी गई आपको, 4 की पावर 32 इंटू 6 की पावर 16 इंटू 8 की पावर 5। अब अगर इसमें पूछ लिया जाए कि भाई पेपर में इससे बड़ा सवाल नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं। अब इस संख्या में जो हमें कुल गुणनखंड यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालने हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहते हैं, कह रहे हैं ए बी सी और डी, यानी कि जो आधार संख्या होगी वो अब प्राइम नंबर होने चाहिए। तो क्या 4 6 या फिर 8 एक प्राइम नंबर है? ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, तो कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहला रूल हमारा है कि जो आधार संख्या दी हुई है उसे हमें प्राइम नंबर में चेंज करना है। प्राइम नंबर होती क्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, ठीक है, फिर 3, उसके बाद 5 7, और उसके बाद बस 2 3 5 7, ठीक, 2 3 5 7। अब आपकी जो 4 है कंपोजिट है, 6 आपकी कंपोजिट हो जाएगी,
और 7 तो आपका ये प्राइम नंबर हो जाएगा, फिर 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब 1 आपकी तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 4 को कैसे बदलेंगे प्राइम में, तो 2 की पावर कर देंगे 2, ठीक है, और 32, फिर इसकी क्या कर देंगे, तो भाई साहब 2 इंटू 3 की पावर 16, ठीक है। फिर इसको कैसे करेंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 5, ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक रूल होता है कि अगर ए की पावर यम की पावर यन हो तो इसको हम ए की पावर यम इंटू यन लिख सकते हैं। ठीक है, एक रूल है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन गणित में आपको ओवरऑल देखना होता है, हर कॉन्सेप्ट पहले नहीं दिया जा सकता। अगर यहाँ पे ये देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि एक रूल होता है ए की पावर यम इंटू यन इज इक्वल टू ए की पावर यम इंटू यन, यानी कि घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ऐसा रूल है। ठीक है, तो उसी रूल को यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता कि बहुत सारे रूल को हम पढ़ते हैं, फिर किसी भी सूत्र में हो सकता है एक ही सवाल में कई सारे सूत्रों को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर कितना 64, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से। उसके बाद अब एक और रूल होता है, अगर ए इंटू बी की पावर यन हो, ठीक है, तो इसको हम ए की पावर यन इंटू बी की पावर यन भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे वही रूल होगा, यानी कि अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे समझ लो, अगर लिखा हुआ है 6 की पावर 2, तो हम सभी जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब इसको हम अगर ऐसे करें कि 2 की पावर 2 इंटू ऐसे, 1 मिनट और सरल करते हैं। पढ़ना आसान लेकिन समझना मुश्किल, तो हमें समझना है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, सॉरी, इसकी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, अब ये कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 9, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे रूल जो हमारा है ये वाला, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, एक प्रकार की प्रमेय है, वो प्रमेय सिद्ध हो गई कि हाँ ऐसे हमें ये रूल है, क्योंकि हमें समान गणित में यही है, सबसे इजी मैथ है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल रूल पे चीज़ें होती हैं। अगर आप रूल को फॉलो करें तो आपको क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया वहीं पे आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ये गणित का पहला प्राथमिक नियम है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 2 की घात 16 इंटू 3 की घात 16, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 की घात हो जाएगा 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की घात 64 और 2 की घात 16, अब यहाँ पे क्या है, तो आधार है समान, तो अगर आधार समान है तो घातें होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80। ठीक है, और उसके बाद 3 की घात तो 16, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर में मिल ही चुका है ना, इंटू 2 की घात 15, फिर इसको हम जोड़ देते हैं, आधार समान है यहाँ पर, तो 2 की घात हो जाएगा 80 और ये 15 95। ठीक है, इंटू 3 की पावर 16। अब क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं हमें। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम 95 प्लस 1 इंटू 1 जोड़ देंगे ना, एक जुड़ता कौन सा है, तो 2 की पावर 0, जो ये वाला फैक्टर है ना, ये हमें एक जोड़ना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो 2 सीधा 2 से स्टार्ट कर देंगे ना, 1 तो लिखेंगे नहीं तो वो फिर मिस हो जाता है, इसलिए हमें एक जोड़ना यहाँ पड़ता है। ठीक, इंटू 16 प्लस 1। ठीक, अब इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस 1, यानी कि 96 इंटू 17 का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। कितना भाई मल्टीप्लाई होगा, 102 का यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 17 नवैया कितना होता है, 17 नवैया होता है 153, और 153 और 10 होता हो जाएगा 163, यानी कि 1632 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 4 की पावर 32 और 6 की पावर 16 और 8 की पावर 5 के। आगे देखते हैं, अगला हमारा है, एक टैब दिक्कत कर रहा है आज, ये तो इसका इंग्लिश वर्जन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे और कह रहे हैं कि 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, 300 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो लास्ट में शून्य हो या सम संख्या हो तो 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो सबसे पहले 1 बार जाएगा, यानी कि 2 1 2 हासिल 1 गया, तो 5 10 150 आ गया। फिर 2 से भाग किया तो 75 आ गया। अब लास्ट में 5 है तो 5 से भाग जाएगा, तो करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से भाग कर देंगे
तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 मिल गया तो अब आगे भाग जाएगा नहीं। तो 2 के कितने फैक्टर हैं? 2। 5 के कितने हैं? 2। और 1 का कितना? 1। तो क्या सबसे लिखेंगे कैसे? तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो देखो 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 त्रिकन 9, 2 18। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक जोड़ते क्यों है तुमने बता दिया ना, ये 2 की पावर 1 वाला, ये जो इसलिए जोड़ते। ठीक, इसका भी तो मान 1 होगा यहाँ पर। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 तो ये 5 दे देगा यहाँ पर। ठीक है। तो इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपस में इनका मल्टीप्लाई होता है। 2 की पावर 0 वाला जो है उसके लिए हम हर एक फैक्टर में जोड़ते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला फिर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहे हैं 1032 के कुल गुणनखंड ज्ञात करिए। संख्या बड़ी है इस बार। ठीक, सॉल्यूशन नहीं है तो हम देख लेते हैं एक बार और, क्लियर हो जाएगा। 1032 के 2 से फैक्टर करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 इक्कम 2, 2 छाक 12, 5 16 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सम संख्या तो आप 2 से डिवाइड करते रहिए। 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 8 16, 258। फिर 2 से लास्ट में सम संख्या है ना, 2 इक्कम 2, 2 दूना 4, 2 नहीं 18। अब एक विषम संख्या आ गई। अब 2 से भाग तो जाएगा नहीं। अब 9 2 11 1 12, यानी कि अब संख्याओं का योग देखते हैं। हमें नहीं पता कि 129 किससे कटेगा, तो हम क्या करते हैं, विभाज्यता जो हमारा डिवाइडेशन का रूल होता है उसके अनुसार हम अंकों को जोड़ते हैं। तो 9 2 11 1 12, अगर 12 3 से कट रहा है तो फिर संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो फिर हो जाएगा 3, तो 4 और ये 3, बिल्कुल सही। अब जो 43 है वो एक प्राइम संख्या है। ठीक है, जो 43 मिला है हमें वो एक अभाज्य संख्या, यानी कि अब भाग नहीं होने वाला है। तो इसको हम 43 से ही डिवाइड कर देते तो हमें 1 मिल गया। अब 2 के कितने फैक्टर हैं? 3 है। 3 का 1 है, 43 का 1 है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 43 की पावर 1। ठीक है। 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है। 4 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 दूनी 8 और 8 दून 16। तो ये तो आ ही नहीं रहा उत्तर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 1 4, कहाँ पे मिस हो रहा है ये? 2 2 2 2। देखो ये तो सही है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन ही जो है वो सही नहीं है। ठीक है। 4 दूनी 8 दून 16, 16 हमारे जो है कुल गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सही से डिवाइड किया गया है। फिर 3 से डिवाइड है, फिर 43 से है। 43 की पावर 1 1 में जोड़ देंगे, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे। कुल गुणनखंड पूछ रहे हैं। 3 1 4। ठीक है। तो 4 दूनी 8 दून 16, तो 16 जो है सही विकल्प है। किसी को भी कर लो, यहाँ पे 16 कर लो, 16 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं विषम गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कैसे? ए की पावर ए बी सी ये प्राइम नंबर ही रहेंगे। ठीक है। इनकी पावर पी है, क्यू है, आर है। तो जो देखो कोई भी विषम संख्या सम कैसे बनती है? अब 3 ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसको हमें सम बनाना है तो भाई सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 बन जाएगी। 6 क्या हो जाएगी? सम। अगर कोई 5 है, ठीक है, सम में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा आपका 10। सम बदल गई। यानी कि सीधा सीधा किसी भी विषम संख्या को सम बनाने के लिए हमें जो 2 प्राइम नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर जो हमारे फैक्टर्स मिलेंगे, अगर उसमें हम जो 2 वाला है वो फैक्टर ही गायब कर दें तो सारे गुणनखंड कैसे बन जाएंगे? विषम बन जाएंगे। अभी जैसे हमने किसके किए थे? 30 के गुणनखंड किए थे। क्या मिला था 30 के गुण फैक्टर करने पर? 1 2 मिला था, 3, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 10 और लास्ट में 15, फिर 30। ये गुणनखंड में मिले थे ना। अब ये क्या है? कुल गुणनखंड है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब हमसे ये कहा जा रहा है भाई साहब केवल आप 30 के केवल विषम गुणनखंड करिए, सम ना करिए। तो अब सम इवन किस में? जिसमें यानी जो सम संख्या है 2, अगर सम संख्या है तो उसमें एक फैक्टर 2 का उसके अंदर होगा ही होगा। ठीक है। तो अब 30 सम हमने काट दिया। अब इसमें क्या 2 नहीं है? बिल्कुल 2 है। ठीक, 10 है, 10 का क्या होता है? 2 इंटू 5। ठीक, इसमें भी 1 2 फैक्टर है। 6 हमने कट कर दिया, इसमें क्या नहीं है? 2 इंटू 3। तो इसमें भी 1 2 था ना, हमने इसको भी कट कर दिया और 2 स्वयं में हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1, 2 एक फैक्टर था।
अब 1, 3, 5 और जो 15 है वो 30 के कुल विषम गुणनखंड है, और इनमें कोई भी जो है सम नहीं है, यानी कि 2 का कोई भी किसी में भी फैक्टर नहीं है 30 वाले में। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो कुल था तो उसमें क्या था, a+1 इंटू Q+1 इंटू R+1, ठीक है। यहाँ पे a+1 वाला जो हमारा ये फैक्टर है पूरा गायब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि a वाला पहला होता है, पहला हमेशा 2 का होता है, वो उसको हटा देना है, उसको लिखना ही नहीं है, हमें Q से लिखना है, और यानी जो विषम के उसके बाद मिलेंगे वो प्राइम नंबर के फैक्टर हमें लिखना है। अब इसको हम करके देखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जो हमने 30 के कुल गुणनखंड किए थे तो हमें कितने मिले थे, 8, ठीक। अब हम इसके 30 के विषम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम करके देखते हैं, ठीक है। 30 के फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 15 आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा कितना, 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ऐसे हमें मिल गया। अब जो हमें ए वाला था, यानी कि इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक। और जो 5 है इसको हम सी मान लेते हैं, ये हमारा आर है, ये क्यू है, ये पी है। तो यहाँ पे क्या किया है, सॉरी यहाँ पे एज ए पी लिखा जाएगा इसको, ठीक है, एज ए पी यहाँ पे होगा, बी तो आधार संख्या है। तो हमें जो ये वाला है ये लिखना ही नहीं है, सिर्फ Q+1 लिखा हमने और इनटू में R+1 लिखा, यानी कि जो सम वाला था वो हमने छोड़ दिया। जब उसको छोड़ देंगे तो सारे हमें विषम मिल जाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, एक में एक तो जोड़ेंगे वैसे ही, तो 1+1 इंटू 1+1, 5 वाले में जोड़ेंगे, 2 में 2 को लिख ही नहीं रहे, 2 इंटू 2 बराबर 4, कितने मिले 4। तो 30 के जो कुल विषम गुणनखंड है वो 4 हैं, जो कुल गुणनखंड हैं 30 के वो कितने हैं, वो 8 हमें मिले हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, 30 के गुणनखंड 1 था, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 स्वयं, ये सम था, काट दिया, ये सम था, काट दिया, ये सम था, काट दिया, ये सम था, काट दिया। कौन बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है और 15 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो 30 के कितने विषम गुणनखंड मिल गए, 4। करना क्या होता है, हमें सिर्फ जो सम संख्या वाला फैक्टर है वो हमें हटा देना होता है। अगर वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर सम भी तो उसमें हो जाएंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या सम बननी ही बननी है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो पी वाला फैक्टर है वो हटा ही देते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, 360 के कुल विषम गुणनखंड ज्ञात करिए। तो हम प्रश्न पे चलते हैं अपने, ठीक है। कह रहे हैं 360 के कुल विषम गुणनखंड का ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें 360 के फैक्टर करने होते हैं भाई साहब। कितने, 360 के फैक्टर करिए भाई, 2 से डिवाइड, तो वंस टाइम एक बार जाएगा, उसके बाद ये 8 आ जाएगा, यानी कि 180, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब लास्ट में 5 है, तो 5 से फिर योग भी 9 हो रहा है, या फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या हमें फैक्टर मिल रहे हैं, 2 के 3 गुणनखंड हैं, उसके बाद 3 के 2 हैं, और उसके बाद 5 का 1 है। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात होती, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तब हम क्या करते, 3+1 इंटू 2+1 इंटू 1+1 कर देते, ठीक है। तो ये हो जाता 4, ये हो जाता 2, ये हो जाता हमारा, ये हो जाता 3, ये हो जाता 2, तो 4 3 12 दूना 24 हो जाता। तो 360 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें 24 मिल जाते। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमें देखने हैं तो 2 वाला बिल्कुल जो है हटा देना है। तो 3 की पावर कितना, 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, जो पुराना ही प्रोसेस है, इनटू ये 5 विषम संख्या है, इसकी पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ना होता है, ठीक है। तो इसको जोड़ दिया, अब ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो बराबर 6, यानी कि 360 के जो विषम गुणनखंड हैं उनकी संख्या 6 है, और जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है उनकी संख्या कितनी है, 24 है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए 6 गुणनखंड नीचे लगा भी हुआ है सवाल, कह रहे हैं 1032 के गुणनखंड करने, हमने निकाल दिया था। अब आप ये इसको एज ए होमवर्क कर लेना, ठीक है। 1080 के भी निकाल सकते हैं क्योंकि इजी प्रोसेस है।
या फिर हम करके आपको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, इसका कर लेते हैं 1032 का, फिर 1080 का आप एज ए होमवर्क करना। ठीक है, 1032 के करते हैं सबसे पहले फैक्टर। लास्ट में हमें 2 मिल गया, यानी कि सम संख्या मिली, हमने 2 से डिवाइड करने स्टार्ट कर दिया। ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 6, यानी कि 516। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 2 8 16, यानी 258। फिर अभी सम संख्या तो 2 से डिवाइड करते रहिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 129 है, 9 2 11 1 12, 12 है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से करिए तो 4 आ गया 3। अब हमें ये मिल गई एक प्राइम नंबर। 43 क्या है, अंडर 50 के एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो या तो 1 से या फिर स्वयं से, तो ये स्वयं से डिवाइड हो जाएगी, तो हमें 1 मिल गया। अब 2 के 3 फैक्टर हैं, 3 का 1 फैक्टर, 43 का 1 फैक्टर है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n इंटू 43 की पावर n। इसको हमें छोड़ देना, इसके साथ इसको टच ही नहीं करना, इसे भूल जाना है। अगर विषम गुणनखंड करने हैं तो सम वाली यानी कि जो 2 है ये भूल जाना, तुमको दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 12 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको आपको ऑड में तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, 3 इंटू 2 इंटू 2 आना यहीं पे 2 में है, तो 2 आपको टच ही नहीं करना है। अब 3 की पावर कितना है, 1 है, तो 1 + 1 इंटू 43 की पावर कितनी है, 1 1 + 1। ठीक है, 2 इंटू 2 = 4। तो आपको जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। जो ये प्रश्न है 1080 के कुल विषम गुणनखंड, ये आपको एज ए होमवर्क करना है। अब देखते हैं हम कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, ए की पावर बी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर है, तब कुल जो इवन फैक्टर होंगे वो कितने होंगे हमें ये देखना है। तो पी में जो हम ऐड करते हैं 2 की पावर 0 वाला, ये इसमें नहीं करना है। किस में नहीं करना है, तो सिर्फ 2 में नहीं करना है। 2 में जो 2 की पावर 0 यानी कि 1 लाते हैं हमें, इस बार वो नहीं लाना है। अगर वो 1 ले आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्यों, बाकी जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दूसरा कोई प्राइम नंबर है 3 की पावर 0 हम लाएंगे। ये क्यों, क्योंकि अगर ये 1 ला रहा है, इसका जब मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 की पावर 1 से, तो ये भी तो इसको भी तो ये 2 कर देगा। सम ही तो ज्ञात करना है। लेकिन अगर 2 की पावर हमने 0 लिख ली तो यहाँ पे निकल के कितना आया, 1, और 3 की पावर 0 कर ली तो यहाँ पे निकल के आया तो 1, और 1 क्या हो जाएगी हमारी सम संख्या, विषम संख्या हो जाएगी। एक अभाज्य नहीं लेकिन विषम संख्या तो है ना एक, तो ये दिक्कत कर देगा ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। तो हमें छोड़ना क्या है, हमें 2 की पावर 0 छोड़ना है। और 2 की पावर 0 के लिए हम गुणनखंडों में जैसे p+1 करते थे, तो हमें बस p+1 नहीं करना है, p को p ही रखना है, लेकिन q+1 करना है। ठीक है, r+1 करना है, एज इट इज हमें आगे कंटिन्यू करना है। बाकी केवल 2 में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 में करेंगे, जैसे हम एक बार समझ लेते हैं तभी ये क्लियर होगा। ठीक है, कोई संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 10। ठीक है, 10 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं जिसमें कई फैक्टर हमें मिल जाएं, कम से कम 3 फैक्टर तो मिले ही मिले। तो हमने एक संख्या ले ली 12। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, और फिर 3 से डिवाइड किया 1। 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी 2 की पावर 2, ये हो गया 3 की पावर 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे भाई साहब 12 में, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2 बराबर 6। अब कौन कौन से होंगे, तो एक तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो 3 इधर के और 2 इधर के मल्टीप्लाई होके 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिल गए। ठीक, अब इसका मान कितना होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा और ये 3 होगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 मिला, 2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। ठीक, 4 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 मिल गया, फिर 4 का इससे हुआ तो 12 मिल गया। बच क्या रहा, 2 का 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 मिल जाएगा, फिर 2 का 3 से होगा ना, पहले 1 का 1 से होगा तो 1 मिला। फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल समझना होगा क्योंकि एग्जाम में भूल जाता है, इसलिए मैं इतना यहाँ पे समय दे के आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो ये 1 है ना, ये 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हमें मिला। फिर इस 1 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 मिला। फिर इस 1 का इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 मिला। फिर इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें 6 मिला। फिर इस 4 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 मिला। फिर इस
4 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 मिला। ठीक, तो गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिले ना। अब ये बताओ मुझे ऑड आया कहाँ से, ऑड कहाँ से आया? ऑड तब आया जब 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 1 मिला। फिर जब इस 1 का यानी कि 2 की पावर 0 का किससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से मिला तो फिर हमें ऑड मिला। फिर जब इनका मल्टीप्लाई हुआ तब तो ये ऑड थी संख्या यहाँ पर, भाई ये 3 तो ऑड ही है ना, 1 भी ऑड है, लेकिन इसको सम किसने कर दिया? 2 ने, 2 की पावर 1 ने कर दिया। यहाँ प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? 2 की पावर 0। ठीक, और 2 की पावर 0 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐड करते हैं एक्स्ट्रा। जैसे ये 2 की पावर 2 था, ये 3 की पावर 1 था, तो ये 2 की पावर 0 करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में 2 + 1, ये जो +1 करते हैं ना, यही 2 की पावर 0। हमें सिर्फ 2 की पावर 0 से ही प्रॉब्लम होती है। किसमें? सम गुणनखंड ज्ञात करने में हमें टोटल प्रॉब्लम होती है 2 की पावर 0 से, हमें ये नहीं रखना है बस। ठीक है, फिर 3 की पावर 1 इसमें तो हम ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखो यहाँ पे 3 की पावर 0 था, 1 था, इसका 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 इसको 2 कन्वर्ट कर दिया। फिर 4 ने 1 को 4 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 की पावर 0 से, तो हमें करना क्या है, 360 के कुल गुणनखंड का पहले इसका देख लेते हैं। 12 के सम गुणनखंड, तो 2 की पावर 1, तो 2 को सिर्फ 2 लिख देना है, जितनी पावर लगी एज इट इज, तब तो फिर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इंटू 3 की पावर 1 है, इसमें एक ऐड करेंगे ये वाला। ठीक है, तो 2 × 2 बराबर 4, 4 हमारे सम गुणनखंड हो रहे हैं। ये काट दो, ये काट दो, तो 1 2 3 4, ये क्या है, ये सम गुणनखंड हमारे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा था यहाँ पे ना जोड़ने का। ठीक, समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे बता देते हैं एज ए फार्मूला, कोई मतलब नहीं था, एक शायद अभी आपको याद रहता लेकिन आगे चल के भूल जाता। लेकिन वास्तव में चीज़ें होती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों क्या और क्यों, अगर हम देख लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर बेहतर हो जाती हैं और वो लॉन्ग टाइम तक हमारे जो है माइंड में रहती हैं। ठीक है, तो 360 के हमें कुल विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं, पहला क्वेश्चन है। तो देखो क्या फैक्टर हो रहे हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, अब जो 2 की पावर 3 था हमने उसमें एक ऐड नहीं किया, उसको एज इट इज हमने लिख दिया। जो 2 की पावर 2 हुआ हमने उसमें एक ऐड किया, जो 5 की पावर 1 था उसमें हमने एक ऐड किया, तो 3 × 2। ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे इसके, तो 3 × 3 = 9, 2 × 18, और 18 जो हमारा ए विकल्प है वो बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप बेहतर तरीके से, ये इंग्लिश में लिखा हुआ। अब कह रहे हैं 1032 के कुल सम गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। ये सम लिखा हुआ है, ये पॉइंट हो गया है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है। 1032 के कुल सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब आप निकाल सकते हैं, या फिर चलो 1032 कर देते हैं। 1080 के, ये तो विषम का तो हो चुका है एक बार। ठीक है, तो 1 मिनट टैब प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे सम करिए इसको, और इसको आप एज ए होमवर्क लीजिए। ठीक है, और 1032 के मैं करके आपको दिखाता हूँ। 1032 के, अब तक लास्ट में 2 है, तो बस स्टार्ट हो जाइए। कितना हो जाएगा, 516, फिर 2 से हमने डिवाइड किया। एक ही संख्या इसलिए चूज की गई है कि आपको अभी जब आप बाद में कंपेयर करेंगे तो वो समझने में आपको आसानी होगी। अगर यहाँ पे डिजिट हम अलग अलग ले लेते तो शायद हो सकता है और क्लियर ना होता, इसीलिए मैंने हर जगह पे 1032 ही लिया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर और इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपको समझने में आसानी हो। अगर यहाँ पे डिजिट जो है अनइक्वल होती तो शायद चीज़ें समझने में आपको और मुश्किल होती। ठीक है, तो 516 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 5 और ये आपका 8, यानी कि 258। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 1 = 2, फिर 2 × 2 = 4, और ये 9 आ जाएगा। फिर अभी इसमें 3 से डिवाइड होगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और ये 43, फिर 43 अभी हमने देखा कि एक प्राइम नंबर है, तो ये 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 43 की पावर 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है ना इसको, क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी आपकी। इंटू, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, और इंटू फिर 43 पर 1 घात है, इसमें 1 ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 × 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 12, तो हमें सही उत्तर मिल गया 12, यानी विकल्प ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब 1080 को आपको चेक करना है कि क्या उत्तर मिल रहा है, क्या है, हाँ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं।
सबसे पहले हम सबसे छोटी लेते हैं जिससे मैं सीख सकें, वो क्या है 12 संख्या। ठीक है, करते हैं फैक्टर इसके। तो 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, कोई वो तो अलग बात है। तो प्राइम नंबर कौन से हैं आपका, 2 है और एक 3 है, यानी कि 2 कितने बार है 2 बार है, और 3 कितने बार है तो 1 बार है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए तो ये लिखा हुआ सम नहीं होगा, प्राइम हो जाएगा, यानी कि अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सम मिस टाइप हो गया है। घातों को हम जोड़ते हैं, ऐड भी नहीं करते हैं। तो 2 की पावर 2 लिखेंगे इसको, और 3 की पावर 1 लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 2 + 1, यानी कि टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो वो हो जाएंगे 3। अब कौन कौन से 3 हैं, तो एक तो 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी कि प्राइम फैक्टर 3 ही तो हुए हैं। जैसे हम कर लेते हैं 48 का, नहीं 48 नहीं 45 करते हैं। ठीक है, 45 के लिए करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 15 आ जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 3 आ जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 + 1 = 3। इसके भी प्राइम फैक्टर 3 ही होंगे। लेकिन ये तो हो गए प्राइम फैक्टर की बात। अगर बात कर ली जाए कि जो है भाजकों की संख्या कितनी है, तो भाजक हो जाएंगे आपके 2, एक तो हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 5, यानी जो आधार होते हैं वो बताते हैं, हम घातों को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना। अब कह रहे हैं 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 360 के जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। इनको सीधा हम ऐड कर देते हैं। जो पावर्स होती हैं 3 + 2 + 1, 3 2 5, 1 = 6। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 6 किसके 360 के। ठीक, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, कह रहे हैं 1032 के कुल अभाज्य गुणनखंड बताएं। एक बार ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, 1032 का कि क्या होगा, 1032 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 516, फिर 200 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 258, फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। फिर कर लेंगे हम लोग 3 से, फिर 43, फिर ये 43 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 43 की पावर 1। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, इनकी पावर ऐड कर देंगे, 3 + 1 + 1, यानी कि 3 1 4 1 5। ठीक है, तो आपका सही उत्तर विकल्प डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 5। 1080 का आपको करना होमवर्क है। उसके बाद हम देखेंगे किसी संख्या के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का हम योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबको लिखना है, फिर जोड़ना है पावर्स को, फिर मल्टीप्लाई भी करना है, जोड़ना है। ठीक है, कह रहे हैं एक संख्या है जो कि 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 2 है। इनके सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो 2 की घात 4 है ये यानी कि क्या है, तो ये 2 की घात 0 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है और 2 की घात 4 है। उसी तरीके से जो 3 की घात 3 है ये क्या है, तो 3 की घात 0 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है और 3 की घात 3 है। उसी तरीके से जो 5 की घात 2 है ये क्या है, तो 5 की घात 0 होगी, 5 की घात 1 होगी, 5 की घात 2 होगी। ठीक है, तो क्या है, 1 की घात 0 को प्लस 1 की घात 1, इसको जितने भी घाते हैं यानी कि इनको जोड़ना है। ठीक, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है और आपस में फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है ना 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 2 के गुणनखंड। तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे कोई नहीं साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। फिर 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर, कब करना है ये, जब गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए। फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, फिर इनटू फिर क्या करना है, इनटू में फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 + 5 की पावर
2। आगे देखते हैं 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, और फिर 2 की पावर 4 यानी कि 16। उसके बाद इंटू फिर 3 की पावर 0 यानी कि 1, 3 की पावर 1, फिर 9, फिर 3 की पावर 3 यानी कि 27। उसके बाद फिर यहाँ मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 यानी कि 1 0, फिर 5, फिर इंटू 25। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 3 7 8 7 15, 15 16 31, 31 हो गया, इंटू 3 1 4 9 4 13, और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 ही तो रहा, 3 1 4 और 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो रहा, 27 में 13 जोड़ेंगे तो 40 हो रहा, फिर 25 5 30 1 31, तो यानी कि 31 इंटू 40 इंटू 31। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका योग, करिए मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम 31 का अगर स्क्वायर पता है तो वो कर लीजिए, 961 होता है, उसमें फिर 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 31 का 40 से मल्टीप्लाई जैसे भी इजी लगे। ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये आपका रिमाइंडर 2 है, फिर 36 और 2 38, यानी कि 38,440, 38,440, 2 की पावर 4 3 की पावर 3 और 5 घात 2 के गुणनखंडों का योग 38,440 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे, बाकी आपको अब आगे करना है। फिर कह रहे हैं सम गुणनखंडों का योगफल। अब सम गुणनखंडों का है तो यहाँ पे a की पावर 0 नहीं है। अब यही देख लेते हैं, फिर वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी। क्या फैक्टर निकले थे, फैक्टर तो हमारे पास हैं वैसे, 2 की घात 4 और 3 की घात 3 और 5 की घात 2। हमें जो a की पावर 0 वाला होता था वो नहीं लिखना, बाकी सारा लिखना है। ठीक, देखो यहाँ पे वो सिर्फ छोड़ना है, तो इसको लिखने के टाइम क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सम गुणनखंडों का योगफल हमें ज्ञात करना है। उसके बाद 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये कितना मान हो जाएगा, सिर्फ एक नहीं रहेगा, सिर्फ एक नहीं होगा तो ये हो रहा है, बाकी तो ये चीज़ें सेम है ना, 40 इंटू 31 तो रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 2, ये 4, ये आपका 8 और 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो 16 8 24 और 24 4 28, 2 30 31 हुआ, तो इस बार कितना निकलेगा 30, फिर ये 40 और ये फिर आपका 31, तो आपका ये हो जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 फिर 4 और ये 1240, फिर इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 00 4 3 12 के 2 हासिल गई 1 और 3 दूनी 6 1 7 3 1 3, 37,200। यानी कि जो संख्या दी हुई है इसके सम गुणनखंडों का योगफल कितना हो रहा है 37,200। कुल गुणनखंडों का योग कितना हो रहा है 38,440। अब बात कर लें अगर विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों के योग में क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ a की पावर जो है 0 ही लिखना है। तो फिर वही 2 की घात 4 है, लेकिन 2 की घात 4 में हमें सिर्फ, यानी कि a हमारा क्या है 2 है और उसकी घात सिर्फ 0 लिखनी है, बाकी तो 40 और 31 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनमें कोई चेंजमेंट करना नहीं है b और c वाले में। तो b और c यानी कि जो ये हैं, ये इनका योग तो 40 हो रहा है, इसका योग 31 हो रहा है, तो ये तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, 2 की घात 0 का मान क्या हो जाएगा 1 इंटू 40 इंटू 31, मल्टीप्लाई कर लो तो 0 4 ये 12। तो देखो जो 2 की घात 4 3 की घात 3 और 5 घात जो 2 जो एक यानी एक संख्या है उसके कुल गुणनखंडों का योग 38,440, सम गुणनखंडों का योगफल 37,200 और विषम गुणनखंडों का योग 1,240। कैसे आया है ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझा दिया कि a की पावर 0 क्या होती है, b की पावर 0 क्या होती है, c की पावर कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड का चैप्टर था काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देख लेते हैं किसी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य और भाज्य गुणनखंड। किसी प्राकृतिक संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या का निकालने तो 1 प्लस अभाज्य गुणनखंड प्लस भाज्य गुणनखंड। एक कह रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं का एक गुणनखंड है, होता ही है। किसी भी प्राकृतिक संख्या आप लेंगे, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो उसमें चाहे जो भी संख्या हो उसका एक जो है प्राकृतिक गुणनखंड होना ही होना है। चलिए आगे देखते हैं, ये सारी उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे ये है तो
सह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो इस तरीके से ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं, देख लेना फार्मूले पे उसी तरीके समझा दिया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अक्सर एग्जाम में देखने का मिल जाता, कभी फैक्टोरियल में दे देते हैं, कभी किसी मल्टीप्लिकेशन में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि जो जीरो प्रोडक्ट है ये बनता कहाँ से है। तो जीरो बनने के लिए हमारे पास 2 और 5 ये दोनों जो फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5, इनका जब मल्टीप्लाई होता है तभी शून्य बनने वाला है। बाकी किसी भी अन्य प्रक्रिया से शून्य नहीं बनेगा। अगर इनमें से दोनों एक कोई भी कम है तो हमें शून्य नहीं मिल सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमने 5 ले लिए 3, ठीक है, और 2 ले लिए केवल 2, तो हमें कितने शून्य मिलेंगे। यानी कि अगर हम 3 5 का और 2 जो हमारे 2 फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें कुल कितने शून्य मिलते हैं। पहले हम छोटे से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, ये कितना हो गया आपका 125 और ये कितना हो गया आपका 4, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 4 पंचे 20 का शून्य हासिल गई 2, 4 दूनी 8 10 का शून्य हासिल, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, 4 4 1 4 और ये 2 आपका 6, कितने शून्य मिले 2। अब 5 कितने थे 3, 2 कितने थे 2, शून्य कितने मिल रहे 2। तो यहाँ क्या देखने को मिला, यानी कि अगर देखा जाए तुलना करिए ना कि हमारे पास 3 5 थे, ठीक है, यानी कि जो गुणनखंड थे वो 3 5 थे और 2 थे, यानी कि ये हुआ ना कि हमने इनका मल्टीप्लाई जब किया है ऐसे ऐसे ऐसे, तो 3 5 का मल्टीप्लाई किया और 2 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 ही जीरो मिले। यानी कि 5 और 2 में जो कम था, ठीक है, जो कम था उतने शून्य मिले। एक और अच्छा देखते हैं, उसके बाद तुलना करते हैं, शायद समझने में आसानी हो जाए। इस बार हम लेते हैं 3 लेते हैं 2 2 2 2 और 2 लेते हैं 5, 2 लेते हैं 5, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक, 2 दूनी 4 दूना 8 5 40 और 40 पंचे 200, 200 कितने शून्य मिले। सिर्फ हमें शून्य देखना है क्योंकि शून्यों की संख्या ही ज्ञात करना है, सबसे दाहिनी तरफ शून्य होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमें शून्य पे फोकस करना है। 2 मिल रहे हैं तो हमें क्या, देखो यहाँ पे 2 थे तो यानी कि 2 2 जो संख्या 5 और 2 में जो कम थे, हम ये कहना चाहते हैं, दोनों से तुलना करिए कि 5 और 2 में जो कम होगा उतने हमें शून्य मिलेंगे। यहाँ पे 2 की संख्या कम थी तो हमें 2 शून्य मिले, यहाँ पे 5 संख्या 2 थी तो हमें 2 शून्य मिले। यानी कि जो ज़्यादा है उनसे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि शून्य के लिए हमें जितने 2 चाहिए उतने 5 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जब 1 का इससे मिलकर शून्य हो गया, 1 का इसके इस 2 का इस 5 से मिलकर शून्य प्राप्त हो गया। अब ये 2 तो बेकार हो गया क्योंकि ये सिंगल है, कपल बनेगा 5 से और 5 से ही कपल बन के 0 देगा। तो जब ये कपल नहीं बन पा रहा तो शून्य देने में असमर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से शून्यों का होता है निर्माण। आई होप आप बेसिक चीज़ें समझ गए होंगे। किसमें कैसे निकालना बस ये समझना, इसका शून्य निकालने का कॉन्सेप्ट यही है भाई साहब। ठीक है, अच्छा, इसमें भी फैक्टोरियल आप पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं 7 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल होता क्या है, अगर जितना फैक्टोरियल दिया जाए उसके साथ में हम आरोही क्रम में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 7 फैक्टोरियल दिया गया तो इसका हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, और क्रमागत करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है 7 फैक्टोरियल का मतलब। अब 7 फैक्टोरियल में किसकी संख्या ज़्यादा मिली हमें, जो अब इसमें कह दिया जाए 7 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ, तो अभी हमने देखा जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य मिल रहे हैं। 2 तो बहुत है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, 4 को भी लिखेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको एक बार और 6 से लिख सकते हैं, बराबर करते हैं और 7 लिखा हमने, 6 को क्या लिख दिया 3 लिख दिया, इंटू 2 लिख दिया, फिर इंटू 5 लिख दिया, फिर 4 को क्या लिख दिया 2 इंटू 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। ठीक है, अब 5 तो 1 है और 2 क्या है 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 1 2 3 और 4, 4 2 हैं, ठीक, कितने हैं 4 हैं, और 5 कितना है 1 है, तो भाई कितने मिलेंगे, यानी कि ये 2 हैं ऐसे। तो मल्टीप्लाई तो सिर्फ 1 का ही जोड़ा बन रहा है ना, जब 1 का जोड़ा बनेगा तो 1 यानी कि 7 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो 1 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है,
अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करिए, आपको ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें केवल एक शून्य होगा। ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। 2 इक्कीम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है, 6 चौक 24, 24 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक, 120, 120 का 6 से मल्टीप्लाई करिए, परछंग 72 यानी कि 720 हुआ। अब 720 का आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, ये यहाँ पे है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 14, 1 49, 1 50। ये ध्यान करना, ये 0 नहीं माना जाएगा, जो आखिरी शून्य है वो गिना जाएगा, सबसे दाहिने तरफ वाला, उनकी बोलते हैं शून्य की संख्या ज्ञात करो। तो सिर्फ हमें एक शून्य मिल रहा है। ठीक, और यही हम यहाँ पे निकल आए तो सिर्फ एक 5 मिला था, एक शून्य मिला था, ये सीधा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये डिफिनीशन लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने आपको समझा दिया, नंबर ऑफ जीरोज इन एन एक्सप्रेशन, किसी व्यंजक में शून्य की संख्या ज्ञात करने हैं। कह रहे हैं एक व्यंजक दिया हुआ 24 इंटू 13 इंटू 52 इंटू 27, कह रहे हैं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और इंटू 13 की पावर 2 जो है आएगा। कैसे आएगा एक बार इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा फिर हम। तो 24 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 13 तो एक प्राइम नंबर है तो ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर 52 को लिखने के लिए फिर 13 दूना 26 दूना 52, ठीक है। फिर 27 को लिखने के लिए ये तो 3 का क्यूब ही है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएंगे। अब कितने हमारे पास 2 हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। कितने 3 हैं, 1 है, 3 और 2 हैं, 3 है, 4 है, तो 3 की पावर 4 हो गया। अब 13 कितने, 13 1 और 2, यानी कि 13 की घात 2 हो गए। ठीक है, अब कितने शून्य होंगे, शून्य होने के लिए क्या है कि 5 और 2 का एक कपल होगा तब एक शून्य मिलेगा। जितने होंगे उतने, कोई कम ज़्यादा होगा, जो कम होंगे फिर उतने शून्य होंगे। अब इसमें बताओ 5 के कितने हैं, तो 5 के तो इसमें कोई नहीं, 5 की घात 0 है इसमें, तो जब 5 के है ही नहीं तो शून्य नहीं मिलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से इस गुणनफल में कोई शून्य नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई 5 का फैक्टर ही नहीं है, कोई 5 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। हालांकि यदि हमारे पास कोई व्यंजक इस प्रकार है, जैसे 8 गुणित 15 गुणित 24 गुणित 13, इस व्यंजक को पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात 6, 3 की घात 2 इंटू 1 5 है और बाकी 13 है। ठीक है, तो कह रहे हैं हम जानते हैं कि 0 2 और 5 यानी कि 2 और 5 के संयोजन से बनाया जा सकता है। ठीक, उपरोक्त व्यंजक में कई 2 और 1 5 है, इसलिए हम 2 इंटू 5 करें केवल एक जोड़ा बन सकता है, इसलिए एक शून्य होगा। डिटेल में समझा दिया गया, जो हमने पहले आपको समझा दिया वही यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई। अब आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि एक जो व्यंजक दिया हुआ 2 की घात 6, 5 घात 3 और 3 घात 7, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं मल्टीप्लाई करना है। 2 की घात 6 है, 5 घात 3 है, जो कम है बस उतने ही शून्य है। ये 3 कम है ना 5, तो बस यही शून्य हो जाएंगे। तो विकल्प सी आपको जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के 2 से 3 ही तो जोड़े बन पाएंगे, 6 तो बन नहीं पाएंगे, है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं मान लीजिए अभी जिसमें 7, अभी यह चर्चा ही इसकी हुई है, आगे पूछ रहे हैं, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 फैक्टोरियल में शून्य में ज्ञात करने हैं। कैसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल को, 10 इंटू 9, 8 इंटू 7 इंटू 6 और फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इसको हम कर लेते हैं 5 को हम लिख देते हैं 2 गुणित 5, यानी प्राइम नंबर पे लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। फिर 7 तो प्राइम नंबर ही है, फिर 6 कंपोजिट, इसको प्राइम में चेंज करते हैं, फिर 5 आपका प्राइम नंबर है, उसके बाद फिर कंपोजिट तो 2, 4 हो जाएगा, फिर आपका 3, फिर 2, 1 लिखो या फिर ना लिखो। ठीक है, कितने हमें 2 मिले, ठीक है, 2 की पावर लिखो, 1 मिला 2, उसके बाद फिर ये 2 मिल गए, फिर ये 2 हो गए, फिर ये 2, फिर 2, फिर 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की घात 8। ठीक है, 3 कितने मिले, 1 2 3 4, 3 की घात 4। उसके बाद 5 कितने मिले, 1
यहाँ पे मिला और फिर 1 यहाँ मिला, 5 घात 2, फिर 7 कितने मिले, तो 7 की घात 1, 7 1 मिले। 0 के लिए सिर्फ 5 और 2 पे फोकस करना है। 5 2 हैं और 2 8 हैं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 मिलेंगे हमें, क्योंकि मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2। फिर कह रहे हैं 47 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। देखो अब 47 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 47 46 45 44 तो बहुत समय लग जाएगा, आपका कम से कम 10 मिनट चला जाएगा। और एक अगर डिजिट से मल्टीप्लाई गलत हुआ तो आपको हो सकता है जो हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है वो गलत हो जाएगा। हमें ये देखना है कि कोई भी फैक्टोरियल लेते हैं तो मिनिमम क्या निकलता है, 2 कम होता है अक्सर या फिर 5 कम होता है। तो हमें जो है 2 कम और 5 कम मिलते हैं, 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। ठीक, क्योंकि 2 पहले आ जाता है। अगर हम 1 से 5 तक की संख्या गिने तो क्या हो रहा है, 2 1 2 1 2 मिल गया, 3 फिर 4 में फिर 2 फिर 5। तो यहीं से लगता है कि यार जो है 2 की संख्या 3 हो गई, यानी कि 2 के फैक्टर, और 5 के फैक्टर तो 1 ही मिला, सिर्फ 1 से 5 तक, यानी कि 5 कम होगा। अगर हम 10 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करें, 2 बार जा रहा है, अगर 5 से बड़ा होता तो फिर डिवाइड करते, और शून्यों की संख्या कितनी मिली, 2, यानी कि 10 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, सिर्फ 2 मिल गया। ठीक है, अगर हम 15 को 5 से डिवाइड करें तो 5 से 15, यानी कि किसको 15 को 5 से डिवाइड करना, तो 5 से 15, तो यानी कि जो 15 फैक्टोरियल में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अगर हम 20 को डिवाइड करें, 20 फैक्टोरियल को 5 से, तो 4। 20 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 4 ही मिलेगी हमें। 20 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4 ही शून्यों की संख्या मिलेगी, क्योंकि 10 फैक्टोरियल में 2 हो रहे थे। एक हमें अगला 5 कहाँ पे मिलेगा, 15 में मिलेगा, तो जब वो जैसे मिलेगा तो वो एक 0 क्रिएट कर देगा। उसके बाद अगला शून्य कहाँ मिलेगा हमें, फिर 20 में मिलेगा, 20 में एक ही तो 5 मिलेगा, 5 जो को 20 होता, तो वो एक शून्य जो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हमें देखना है कि 47 फैक्टोरियल में कितने शून्य हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, 47 फैक्टोरियल में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। जो हमने समझाया इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अब वही चीज़ लगानी है हमें, 5 कम होते हैं ना, तो 5 से हमें डिवाइड करना है। 47 को 5 से डिवाइड करिए। ठीक है, 5 9 45। ठीक है, उसके बाद अब कितना आया, 9। 9 को 5 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो 5 एकम 5, तो शून्यों की संख्या कितनी हो रही है, अब 5, क्योंकि अब 2 बार तो जाएगा नहीं, 9 + 1 = 10, यानी कि 47 फैक्टोरियल तक शून्यों की संख्या कितनी पहुंच जा रही है, 10। चलिए अब अगर देख लेते हैं, अभी हमने देखा कि जो 10 फैक्टोरियल था, यानी 20 फैक्टोरियल तक हमें शून्यों की संख्या कितनी मिली है, तो 4। ठीक, उसके बाद जब 25 आएगा तो उसमें 2 5 आएंगे, जो 25 होगा उसमें 2 5 होंगे। अरे मतलब 5 × 5। ठीक, जब 30 आएगा तो उसमें 1 5 आएगा। उसके बाद जब 35 आएगा तो उसमें 1 5 आएगा। फिर जब 40 आएगा, जब 40 आएगा तो फिर 1 5 आएगा। फिर जब 45 आएगा तो फिर 1 5 आएगा। तो 4 5 6 7 8 9 10, कितने 0 हो गए, 10 5 हो गए, यानी कि 5 फैक्टर की संख्या कितनी हो रही 47 फैक्टोरियल में, 10। तो 0 कितने हो जाएंगे आपके, 10, बाकी 2 तो बहुत अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है। उसके बाद हम 300 फैक्टोरियल में देख लेते हैं। ठीक है, 300 को 5 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा आपको 5 × 31 यानी कि 60। फिर 60 को 5 से डिवाइड करिए तो 12। अब 12 को 5 से डिवाइड करिए तो 5 दूनी 10। अब तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ो, इनको जोड़ो भाई, 60 + 12 + 2 = 74, यानी कि जो 300 फैक्टोरियल है उसमें शून्यों की संख्या कितनी हो रही है, 74। 47 फैक्टोरियल शून्यों की संख्या कितनी हो रही है, 10।